अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में आपके सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में इनकम टैक्स सीरीज़ के सेकंड वीडियो को डिस्कस करते हैं। आपको फर्स्ट वीडियो देखना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म इनकम, इट इज़ ए टैक्स ऑन इनकम। ओके, हु इज़ लेबल टू पे द इनकम टैक्स। पहले तो जो इंसान लास्ट ईयर इनकम टैक्स को पे करने के लायक हुआ था, जो वो इंसान को टैक्स पे करना कंपलसरी पड़ता। अब तो मैं सोच सकते हैं जो इंसान लास्ट ईयर कैसा पे करने के लायक हुआ था, बोलते हो जो इंसान 2,50,000 अब वो कमा रहा बोलते हो एनुअली, वो इंसान को कंपलसरी टैक्स पे करना पड़ता। एंड इनकम टैक्स, इनकम अंडर सेक्शन 224, एनी मॉनिटरी बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय द एक्सेसी इज कॉल्ड द एन इनकम। यहाँ फर्स्ट समझो कि मॉनिटरी बेनिफिट्स क्या है। मॉनिटरी बेनिफिट्स बोलते हो सैलरी, वेजेस हो सकते, हाउस रेंट रहता है, गिफ्ट्स रहता है। बट वही एसएससी बोले तो पर्सन, तो एसएससी को इनकम टैक्स में पर्सन बोलते हैं। तो ये सब मिलाए तो एसएससी के ऊपर जो एसएससी के जो कमाता है, जो उसके हाउस रेंट है, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता, इसे इनकम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी इंक्लूडेड। यहाँ समझो कि तुम्हें इनकम के सोर्स देखो बस, बट ये ना सोचो कि ये इसके ऊपर टैक्स डालते कि नहीं देखी, वो सिर्फ नको सोचो, इनकम के सोर्स देखो बस। प्रॉफिट एक सोर्स है, गेन एक सोर्स है। प्रॉफिट बोले तो टोटल अर्निंग फॉर द पीरियड ऑफ एनुअली। अब एनुअली इंसान अर्निंग कर रहा है, उसके ऊपर जो अर्निंग करता रहता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। वही गेन बोले तो लास्ट के 5 ईयर्स से तुम्हें क्या है कि प्रॉफिट करते रहते हैं, बट वही प्रॉफिट इंक्रीज होते रहता। जैसे 5 साल पीछे आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 4 साल पीछे 6 लाख का, वैसे इंक्रीज होते जाते हैं ना, उसे गेनिंग बोलते हैं, गेनिंग इन द बिजनेस को। वही डिविडेंड, डिविडेंड तुम्हें 3 टाइप आते हैं, 3 टाइप्स। इंडियन कंपनी से, फॉरेन कंपनी में, कोऑपरेटिव कंपनीज में। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट। अब देखो, ये कोई ट्रस्ट वॉलंटरीली आपको टैक्स पे कर रहा बोलते हैं, उसे हम अदर सेक्शन में इंक्लूड करते हैं। एंड कैपिटल गेन बोलते हो, फॉर एग्जांपल तुम्हें एक शेयर मार्केट में एक शेयर को 100 रुपये जैसे 10 परचेस करे बोले, और वही शेयर मार्केट में वैल्यू आने के बाद तुम्हें जो शेयर को बेचने के बाद आता ना प्रॉफिट, उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 बाय द वे ऑफ गिफ्ट। यहाँ देखो, यहाँ पेरेंट्स लिए फैमिली मेम्बर कोई तुम्हारे को गिफ्ट दिए, वो भी 50,000 था दिए बोल तो उसके ऊपर कोई भी तरह की टैक्स पे करना नहीं पड़ता। वही तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स दिए 50,000 दिए वो समझो उसको, बट उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता। वही 50,000 के ऊपर फैमिली वाले देंगे या फ्रेंड्स देंगे, उसके ऊपर कंपल्सरी टैक्स पे करना पड़ता। जैसे 50,000 के ऊपर जस्ट 1 रुपये भी इंक्लूड हुआ बोले तो तब टोटल 50,001 रुपीज़ के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता। एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम है। इन्हीं विनिंग फ्रॉम द लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सभी भी एक इस तरह के सोर्स ऑफ इनकम है। डीम्ड टू बी प्रॉफिट बट बैड डेब्ट्स रिकवरी प्रीवियसली अलाउड एज ए डिडक्शन। या डीमेड समझो कि ये इनडायरेक्टली तुम्हारे को प्रॉफिट था, ना कि डायरेक्टली प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल कैसा बोले तो बैड डेब्ट कर दो, लास्ट ईयर 5 साल पीछे तुम्हारे को बैड डेबिट रिकवरी था, बट तुम जब क्या भी नहीं करे, वही अब आपके प्रेजेंट ना हो, तुम्हारा डेबिट उसे पे करता, तो ये इनडायरेक्टली तुम्हारा प्रॉफिट होता। इसी कारण तुम्हारे को इसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता। ये एक तरह का इनकम होता। एंड इन सम रिसीव्ड फॉर द नॉट कैरिंग आउट हैज एक्टिविटी इन द रिलेशन टू पेटेंट और कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स। अब तुम्हें एक कंपनी को क्लोज करने के बाद जो उसके कंपनी का पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क था ना, उसे सब वो सबको सेल करने के बाद भी जो इनकम आता ना, उसे भी एक तरह का इनकम बोलते हैं, और उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता। और 9 पॉइंट है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ए लाइसेंस ग्रांटेड अंडर द इम्पोर्टेड ऑर्डर। अब तो बोलो जैसे मेडिकल शॉप रहता, तुम्हारे को इंटरेस्ट नहीं मेडिकल शॉप रनिंग करने के वास्ते, बट तुम्हारे को इनकम होना बोले तो तुम वो लाइसेंस को सेल करने के बाद भी जो इनकम अर्न कर सकते हैं। वही एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। देखो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को मंथली यार कभी तो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन बोलते हैं, वो भी एक तरह की इनकम ही रहता। एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 224, any rent revenue derived from the land which is situated in the India and used for the agricultural
पर्पस। अब देखो एक लैंड से तुम्हारे को रेवेन्यू आ रहा और रेंट आ रहा, वो लैंड है ना, तुम्हें एग्रीकल्चर पर्पस यूज़ कर रहे तो भी जो इनकम आता ना उसे इनकम एक तरह का इनकम, वो इनकम पर पे टैक्स पे करना पड़ता। ओवरऑल क्या है बोले तो एनी रेंट रेवेन्यू आर derived फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। देखो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता एग्रीकल्चर करने के वास्ते, बट तुम्हें वो लैंड को तुम्हें लीज में देते, और लीज में दिए बाद तुम्हारा कोई इंटरेस्ट देते नहीं, वो एक तरह का रेंट दे सकते हैं, रेवेन्यू बढ़े रहता। वो लैंड इंडिया में रहता, समझे। एंड टाइप काइंड ऑफ agriculture incomes. Any income derived from the land by agricultural operations such basic operations or substitute operations. First one, basic operation of basic operations are tilling of land, saving of seeds and planting. Okay. Second, substitute operations are digging, weeding, harvesting, etc. And third point again, any process ordinarily to render the product fit for the market. इसका एग्जांपल समझोगे, इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग द टोबैको लिप्स को उगाने से भी, एंड सेल ऑफ सच प्रोडक्ट इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ टोबैको लिप्स को सेल करने के बाद आने का इनकम भी एक तरह का इनकम रहता, उसको ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है, इतना कमीशन बुक रहता, वो देना पड़ता। सेकेंड पॉइंट है एनी इनकम फ्रॉम द फार्म हाउस कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। First part condition again, the farm building should be owned or occupied by the receiver of a rent in kind or by the cultivator. वो जो लैंड रहता ना खुद का रहना या रेंट में लिए रहना या कल्टिवेटर करता रहना उसमें। द फार्म बिल्डिंग शुड बी मच नियर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर लैंड के पास ही रहना वो एग्रीकल्चर फार्म हाउस, ना कि छोड़ के फार्म हाउस ले जाके तुम्हें सिटी के बीचों बीच डाले से वैसा नहीं आता। नियर टू द एग्रीकल्चर लैंड्स रहना, लैंड के पास रहना। सेकेंड पॉइंट, फार्म बिल्डिंग शुड बी यूज फॉर द डिविडिंग हाउस और स्टोर हाउस। ये फार्म हाउस रहता ना, फार्म बिल्डिंग तुम्हें स्टोर हाउस जैसा यूज करना पड़ता। द लैंड मस्ट बी सब्जेक्ट टू लैंड रेवेन्यू इफ द लैंड सिचुएशन इज द अर्बन एरिया। ओके, लास्ट पॉइंट कंप्लीट। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, द इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड out as a crossing of animals required for the agricultural activities, income from the processing tobacco leaves, income from the sale of tobacco leaves, rent received in kind from land laid out for agriculture purpose, salary or interest received by the partner from farm engaged in the agricultural activities, income from land laid out for agriculture purpose। ये सभी को एक्सप्लेन करते गए तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ईजी है, कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ टोबैको लिप्स को उगाने से भी जो इनकम आता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टोबैको लिप्स, जो उगाए रहते हैं टोबैको को, उसे सेल मार्केट में जाकर सेल करने पर जो इनकम आता है उसको ऊपर भी एक टैक्स पे करना पड़ता। रेंट रिसीव्ड इन द काइंड फ्रॉम द लैंड लेट आउट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ओके, एंड एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम्स। फर्स्ट वन, इनकम फ्रॉम मार्केट रहता, इनकम फ्रॉम स्टोन क्वारीज, इनकम फ्रॉम फिशर्स इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर द स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रेम्युनरेशन रिसीव्ड एज ए मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर फार्म्स। ओके, ये सभी इजी पॉइंट से समझता हूँ मैं। वही यहाँ एक ये है, समझो, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फर्स्ट पॉइंट है agricultural product raised and used as a new raw material in as own business। ये इसका पॉइंट है, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल तुम्हें कॉफ़ी को प्रोडक्शन कर रहे हैं और वही तुम्हें जो प्रोडक्शन कर रहे थे ना उसी को तुम्हारा एक बिजनेस होता रहा कॉफ़ी का, तुम्हारे इसमें यूज़ करते हैं, तुम्हारे बिजनेस के वास्ते यूज़ करते हैं। तब तो पीरियड ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो मार्केट में उसका वैल्यू रहता ना वो तुम्हें नहीं देना पड़ता, उसके ऊपर टैक्स पर भी, फिर रेमेनिंग अमाउंट रहता ना उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर रबर प्लांट प्रोडक्ट्स। इसमें 65% एग्रीकल्चर इनकम रहता, वही नॉन एग्रीकल्चर में 35% रहता। एंड कॉफ़ी ग्रोन एंड कैरिड 75%, 25%। कॉफ़ी ग्रोन एंड कैरिड बोलते हो कॉफ़ी को ग्रो करना और कैरिड
सेल करना बोल तो भी ट्रांसपोर्ट करना। 75% ये रहता एग्रीकल्चर इनकम रहता, 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम रहता। वही कॉफ़ी ग्राउंड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। यहाँ एक पॉइंट है कि रोस्टेड बोल तो भुना हुआ नाम है, इसका मतलब है उसे मैन्युफैक्चर करके उसे लेकर जाकर ग्राउंडेड बोल तो मार्केट में खुद ही जाकर बेचते ना, तब 60% एग्रीकल्चर इनकम होता, वही 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता। लास्ट पॉइंट है टी ग्राउंड एंड मैन्युफैक्चर 60% 40% सेम है। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर्सन अंडर सेक्शन 231, इसका मोटिव क्या है बोलता हूँ, हर एक इंसान के ऊपर टैक्स को पे करना कंपलसरी बनाना है। इसीलिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए, 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन एंड इंडिविजुअली, हर एक इंसान की छोटे एक इंडिविजुअली बोलते हो, इसमें बिलो 18 एज वाले आते हैं, अब वो 18 एज वाले आते हैं, अब वो 16 एज वाले भी आते हैं। हर एक उसका ऊपर भी टैक्स पे करना कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने। वही ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोले तो फैमिली वाले एक बिजनेस का बिजनेस को स्टार्ट करे रहते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनीज नहीं आता, सॉरी प्लीज कॉल, जैसे जियो कंपनी। अब देखो जियो कंपनी के बाद अंबानी के बाद उसका बेटा ही वो कंपनी को ऑक्यूपाइड कर रहा था। एंड फर्म एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन बोले तो ये इंडिविजुअली, अब देखो इंडिविजुअली नेचुरल पर्सन मतलब उस साथ नेचुरल पर्सन रहता नहीं, वो एक कंपनी के साथ और पार्टनरशिप फर्म के साथ कंबाइन होकर काम करता है, उसे HU यानी AOP बोलते हैं, ए फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एग्जाम्पल के साथ बोलते हो राहुल मेहता एंड नूर बोल रहते हैं। ये तीन में राहुल मरा बोले तो एट द मिडल ऑफ द ईयर मेहता मत नूर दो जने में एक जने तो कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, इसे ही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। कंपनी रहते हैं अलग टाइप के, प्राइवेट लिमिटेड और रहते हैं गवर्नमेंट के रहते हैं वो कंपनी। एंड लोकल अथॉरिटी बोलते तो पंचायत आता, PWD आता, वैसा आता। एंड आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, इसमें तुम्हें देखो फर्स्ट स्कूल आते, यूनिवर्सिटीज़ आते एंड एडुकेटर्स आते, लॉयर्स एंड गॉड टेम्पल्स, साई बाबा जैसे गुड़ी और मस्जिद, हर एक ऊपर भी टैक्स पे करना मोटिव है। एक तरह का मोटिव है देखो गवर्नमेंट इनकम टैक्स का, किसी को भी नहीं छोड़ना इनकम टैक्स पे करने से। ओके, सेकेंड है SSC ऑफ अंडर सेक्शन 27। ये SSC मीन्स ए पर्सन फ्रॉम whom it is payable अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मैं पहले ये बोला था तुम्हारे को, SSC बोले तो पर्सन इन द इनकम टैक्स बोलते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है असेसमेंट ईयर अंडर सेक्शन 29। Assessment year means a period of 12 months commencing on the 1st April every year and ending on 31st March of next year। यहाँ देखो असेसमेंट ईयर तुम अंडरस्टैंड करना बोलते हो। अब प्रेजेंट ईयर में 1 अप्रैल से स्टार्ट होको नेक्स्ट ईयर के मार्च 31 तक का वो असेसमेंट ईयर रहता, ना कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक। ये अकाउंटिंग पीरियड रहता, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक रहता। वही प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 234। प्रीवियस ईयर मीन्स द ईयर इमीडिएटली प्रोसेसिंग द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब क्या बोलता हूँ, असेसमेंट ईयर अब भाई देखो अप्रैल फर्स्ट है तो इससे पहले एक साल रहता, यही पहले साल उसको ही प्रीवियस ईयर ऑफ टू बोलते हैं। प्रीवियस ईयर मीन्स द ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल 1/4/2016 to 31/3/2017। अब देखो मैं क्या यहाँ असेसमेंट ईयर कैसे लिखता हूँ तो 1/4/2017 to 1/31 मार्च 2018। ये असेसमेंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर होता। ये असेसमेंट ईयर की इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर बोलते हैं, उसे ही प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ओके, and next total income under section 245। total income means the income calculated under 5 years menu deduction under
Section 80C to 80U, the scope of total income depends upon the residential status of assessee. देखो कैलकुलेट टोटल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं बोल तो फाइट्स ऑफ फाइट्स रहते हैं फाइट्स में सेक्शन 80C टू 80U तक डिडक्शन करने के बाद जो मिलता है ना उसे टोटल इनकम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सोच सकते क्या बोल रहा है भाई नेमान बोरा बोलते हैं. फाइट्स बोलते हो ग्रॉस टोटल इनकम. देखो ये फाइट्स है 1 2 3 4 5. फाइट्स बोले तो फाइट्स मेन्यू बोले तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी रहते, इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशंस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स. मैं पहले बोला था अदर सोर्स एक पॉइंट एग्जांपल दिया था, याद करो. ये सबको टोटल करने के बाद वो क्रॉस टोटल होता. ग्रॉस टोटल के बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U उसको माइनस करने के बाद हमारे को आने का टोटल इनकम आता. एट द लास्ट परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पान इज कोड नंबर इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू एवरी एसएससी. तुम्हारे को आई थिंक तुम्हारे को ये क्लियर नहीं दिख रहा. इसका मतलब है इश्यूड है. देखो इनकम टैक्स से हर एक इंसान को एक परमानेंट कोड मिलता, उसको ही पान कार्ड बोलते हैं. जो कोड रहता ना वो मरते दम तक उसका ही आइडेंटिफिकेशन हो जाता है इनकम टैक्स का अंडर. ओके एंड लास्ट प्लीज़ लाइक करो मेरे वीडियो को एंड सपोर्ट करो.